आज हम 12th कॉमर्स सब्जेक्ट के अंतर्गत अकाउंट विषय में अध्याय 4 साझेदारी का पुनर्गठन, विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन के अध्याय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन का आशय साझेदारी वैध व्यवसाय को संचालित करने तथा उसके लाभों को बांटने का दो या अधिक व्यक्तियों के बीच एक अनुबंध या समझौता होता है। ऐसे अनुबंध या समझौते में परिवर्तन किया जाता है तो इसे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहा जाता है। साझेदारों के मध्य आपसी संबंधों में परिवर्तन की दशा में साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किया जाता है। एक फर्म का पुनर्गठन निम्न दशाओं में किया जाता है। पहला, विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने की दशा में। दूसरा, नए साझेदार का फर्म में प्रवेश करने पर। तीसरा, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर। चौथा, किसी साझेदार की मृत्यु होने पर। और पांचवा है साझेदारी फर्म का एकीकरण या विलय होने की दशा में। इस प्रकार से जब साझेदारी फर्म में किसी भी बात को लेकर कोई परिवर्तन किया जाता है जिनमें लाभ हानि अनुपात, नए व्यक्ति को साझेदारी में प्रवेश देने पर, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, मृत्यु होने पर आदि दशाओं में यदि साझेदारी फर्म में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन के नाम से जानते हैं। अब हम आते हैं विद्यमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। कभी कभी विद्यमान साझेदार फर्म के लाभों में अपने परस्पर लाभ वितरण अनुपात में परिवर्तन करने का समझौता कर सकते हैं। ऐसी दशा में फर्म का पुनर्गठन किया जाता है। परिवर्तन की आवश्यकता साझेदारों द्वारा पूंजी में वृद्धि, प्रबंध में सक्रिय भागीदारी या अन्य कारण से हो सकते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन के कारण किसी विशेष साझेदार के लाभ में वृद्धि या कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में जिस साझेदार के लाभ का भाग पूर्व की तुलना में बढ़ जाता है उसे नफ़े वाला अर्थात लाभ वाला साझेदार कहते हैं, और जिस साझेदार का लाभ पूर्व की तुलना में कम हो जाता है उसे त्याग करने वाला साझेदार कहते हैं। ऐसी दशा में किसी एक साझेदार को इस प्रकार के परिवर्तन से होने वाली हानि को अन्य साझेदार जिसे लाभ हो रहा है उसके द्वारा उसे बदले में जो राशि या क्षतिपूर्ति स्वरूप देता है उसे प्रीमियम या ख्याति कहते हैं। परस्पर लाभ वितरण में परिवर्तन के कारण ऐसी स्थिति में संपत्तियों एवं दायित्वों को पुनः मूल्यांकन के लाभ हानि संचिति एवं लाभ को समायोजन किया जाता है। इस प्रकार से जैसे उदाहरण, राम, लक्ष्मण एवं भरत जो लाभ हानि अनुपात 2:2:1 के अनुपात में बांटते हैं और अब उन्होंने लाभ हानि को आपस में बराबर बांटने का निर्णय लेते हैं तो इसे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहा जाएगा। इसके पहले जो साझेदारों का अनुपात था 2:2:1 और अब नए समझौतों के तहत अब इन लोग आपस में लाभ हानि को बराबर बांटने का निर्णय ले लेते हैं तो इसी को ही साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहा जाता है। अब हम आते हैं नए साझेदार का प्रवेश। जब विद्यमान साझेदारी फर्म में अतिरिक्त पूंजी या प्रबंध कौशल की आवश्यकता का अनुभव करते हैं तो वे यह निर्णय ले सकते हैं कि किसी नए साझेदार को फर्म में प्रवेश दिया जाए या न दिया जाए। साझेदारी अधिनियम 1932 का आदेश है कि यदि साझेदारी संलेख में अन्यथा उल्लेख नहीं हो तो फर्म में नए साझेदार को प्रवेश देने का ठहराव विद्यमान साझेदारों की सर्वसम्मति से किया जा सकता है। इस प्रकार से
यदि फर्म में पूंजी की आवश्यकता होने पे या किसी विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता महसूस करने पे साझेदारों के द्वारा आपसी समझौता से किसी नए व्यक्ति को साझेदारी में प्रवेश दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए ए और बी एक फर्म में 3:2 में साझेदार है। वे जनवरी 1918 में सी को फर्म में 1/6 भाग के लिए प्रवेश देने का निर्णय लेते हैं। ऐसी स्थिति में साझेदारी फर्म की पुनर्गठन का स्वरूप हो जाएगा, क्योंकि सी फर्म में नया साझेदार के रूप में प्रवेश ले रहे हैं, जबकि पुरानी फर्म में केवल 2 ही साझेदार थे। तीसरा व्यक्ति अर्थात सी व्यक्ति के आने से अब साझेदारी फर्म में 3 साझेदार हो जाएंगे। इसके बाद विद्यमान साझेदार की निवृत्ति। जब फर्म का कोई विद्यमान साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर लेता है या अलग हो जाता है, तो साझेदार के रूप में फर्म से उसका संबंध समाप्त हो जाता है। इसे साझेदार की निवृत्ति या अवकाश ग्रहण करना कहते हैं। यह निवृत्ति बीमारी होने की वजह से, वृद्धावस्था के कारण, व्यावसायिक रुचि में परिवर्तन आदि कारणों से हो सकती है। यदि साझेदारी इच्छित है तो साझेदार फर्म से कभी भी अलग हो सकता है। साझेदार की निवृत्ति के बाद व्यवसाय जारी रखने वाले शेष साझेदारों के बीच लाभ विभाजन के संबंध में नया ठहराव किया जाता है। अतः साझेदार की निवृत्ति तथा शेष साझेदारों द्वारा व्यवसाय जारी रखने की स्थिति में साझेदारी फर्म के पुनर्गठन का एक रूप है। उदाहरण के लिए ए, बी तथा सी एक फर्म में 2:2:1 के अनुपात में साझेदार है। वृद्धावस्था के कारण बी फर्म से अवकाश ग्रहण कर लेता है तथा ऐसी स्थिति में ए और सी फर्म का व्यवसाय जारी रखते हैं। यह साझेदारी फर्म के पुनर्गठन का एक रूप है, क्योंकि फर्म में अब केवल 2 साझेदार रह जाएंगे, जबकि इसके पहले फर्म में 3 साझेदार थे। अब हम आते हैं विद्यमान साझेदार की मृत्यु। जब किसी विद्यमान साझेदार की मृत्यु हो जाती है तथा शेष साझेदार पूर्ववत फर्म का व्यवसाय जारी रखते हैं, तो इसे फर्म के पुनर्गठन की श्रेणी में शामिल किया जाता है। जैसे ए, बी, सी एक फर्म में 5:4:1 के अनुपात में साझेदार है। 1 जनवरी 2008 को ए की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति में बी तथा सी ने फर्म का व्यवसाय जारी रखने का निर्णय लेते हैं और लाभ हानि का विभाजन अनुपात समान अनुपात में करने का निर्णय लिया जाता है। यह भी फर्म के पुनर्गठन की श्रेणी में आएगा, क्योंकि फर्म में साझेदारों की संख्या एवं लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो गया है। इसके बाद लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन। साझेदारों में लाभ हानि में परिवर्तन के कारण निम्न मदों का समायोजन करना चाहिए, जिससे साझेदारों में नए अनुपात के आधार पर समानता आ सके। पहला, त्याग और प्राप्ति अनुपात का निर्धारण करना। दूसरा, ख्याति का समायोजन करना। तीसरा, संचयों एवं अवितरित लाभों का समायोजन करना। चौथा, संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन संबंधी लेखे करना। इसके बाद आते हैं त्याग अनुपात। जब वर्तमान साझेदार या पुराने साझेदार अन्य वर्तमान साझेदार या नए साझेदार के पक्ष में अपने पुराने अंश या भाग का कुछ भाग समर्पण करते हैं, अर्थात नए साझेदार को देते हैं, तो समर्पण भाग का अनुपात ही त्याग अनुपात कहलाता है। इस प्रकार से त्याग अनुपात का सूत्र होता है त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। त्याग के अनुपात की गणना की आवश्यकता इसलिए है कि ख्याति की राशि सदैव साझेदारों में उनके त्याग के अनुपात में वितरण किया जाता है। इसके बाद
लाभ प्राप्ति अनुपात। लाभ प्राप्ति अनुपात वह अनुपात है जिसमें वर्तमान साझेदार या शेष बचे हुए साझेदार किसी अन्य साझेदार या अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के लाभ में से कुछ हिस्सा या भाग प्राप्त करते हैं, उसे लाभ प्राप्ति अनुपात कहा जाता है। लाभ प्राप्ति अनुपात का सूत्र है लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। इस प्रकार से साझेदारी फर्म में किसी भी कारण से लाभ अनुपात में परिवर्तन होता है तब वह अनिवार्य है कि त्याग अनुपात या लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाए। इस अनुपात के आधार पर ख्याति की राशि का समायोजन संचयों एवं अवितरित लाभ का एवं पुनर्मूल्यांकन के लाभ हानि की राशियों को समायोजित किया जाता है। इसके बाद ख्याति का समायोजन विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने से तात्पर्य यह होता है कि एक साझेदार दूसरे साझेदार से उसके लाभ के भाग का कुछ भाग क्रय कर रहा है या लिया जा रहा है। ऐसी दशा में खरीदने वाला अर्थात क्रय करने वाला साझेदार द्वारा त्याग करने वाले साझेदार को ख्याति की अनुपातिक राशि का भुगतान कर एक ऐसी हानि की पूर्ति की जा सकती है। यह हानि या क्षतिपूर्ति उस भाग के बराबर होती है जितना ही उसको लाभ हो रहा है। इसके बाद संचयों एवं अवितरित लाभ एवं हानियों को पूंजी खाते में हस्तांतरित न किए जाने पर जब वर्तमान साझेदार स्थिति विवरण में दर्शाए गए संचय तथा अविभाजित लाभों को अवितरित रहने देने का निर्णय करते हैं तो इसके लिए समायोजन प्रविष्टि करनी आवश्यक होगी। लाभ हानि या लाभ प्राप्ति वाले साझेदार के पूंजी खाते को लाभ हानि अनुपात में डेबिट तथा त्याग करने वाले साझेदार के पूंजी खाते को त्याग अनुपात में क्रेडिट किया जाता है। संचय एवं अवितरित लाभ का लेखांकन के लिए विद्यमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन की दशा में यदि फर्म के दायित्व पक्ष में संचय एवं अवितरित लाभ दिया हो तो इनको दो विधियों से समायोजित किया जाता है। पहला, जब संचयों तथा अविभाजित लाभों तथा हानियों को साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाए। इसके बाद संपत्ति एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन की लेखी। जब साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किया जाता है तो साझेदारी फर्म की संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। ऐसी स्थिति में संपत्ति के मूल्यों में वृद्धि या कमी जानने के लिए तथा दायित्वों के मूल्य में कमी या वृद्धि जानने के लिए जो संपत्ति दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, कमी या वृद्धि जानने के लिए जो खाते बनाए जाते हैं उसी को ही पुनर्मूल्यांकन खाता के नाम से जाना जाता है। इसके बाद प्रश्न हल अगले वीडियो में बतलाया जाएगा।